अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरे मुल्क में दो केसेस की बाज़गश्त है। एक तो ब्रॉडशीट नामी कंपनी को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अदा किया गया जुर्माना, दूसरा तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। तहरीक इंसाफ 6 साल तक इस केस से राह फरार इख्तियार करती रही, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि केस की समाअत ओपन होनी चाहिए, बेशक ये केस टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा सारी जमातें फंड रेकिंग करती हैं, अपोजिशन जमातें भी बताएं कि उन्होंने पैसा कहां से इकट्ठा किया। वज़ीर आज़म ने यह अहम बात एक बार फिर दोहराई कि कई ममालिक अपोजिशन जमातों की फंडिंग करते रहे हैं, लेकिन ताल्लुकात की वजह से वो इनके नहीं ले सकते। मैं कहता हूं इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो, फजल रहमान बैठा हो, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। फॉरेन फंडिंग तो इनको पता है कौन सी है, इनको पता है, मुझे भी पता है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात है मुल्कों से, जो मुल्क पैसे इनको देते रहे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कमेटी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही, नाकाम हो चुकी है। अकबर एस बाबर ने मुतालबा किया है कि तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के हवाले है। हमारे एतराज़ात की तस्दीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 27, 2020 को कर दी, जब उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट को नाकारा करार दिया, जब उन्होंने कहा कि कमेटी ने 28 महीने में सबूतों की तस्दीक तक नहीं की, जब उन्होंने कहा कि कमेटी ने हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया। ये लिखा हुआ ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। दरख्वास्त गुजार ने स्क्रूटनी कमेटी पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकील खावर शाह इस पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि स्क्रूटनी कमेटी ने अधूरा काम छोड़ा है और उसमें वो जो है वो उन्होंने मजीद कार्रवाई से हाथ उठा लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आज के बाद हो सकता है कि 1-2 प्रोसीडिंग्स और होती, लेकिन चूंकि कंप्लेनेंट साइड ने उन पे नो कॉन्फिडेंस कर दिया, तो इसलिए उन्होंने मजीद कार्रवाई जारी रखने से इनकार किया। ब्रॉडशीट केस में भी पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी अदालत के फैसले की दस्तावेजात मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही सियासत कर रहे हैं। हुकूमत उन असासों पर जुर्माना अदा कर चुकी है जो अभी तक रिकवर नहीं किए गए। इस पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ का रहनुमा बाबर आवान साहब से। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ब्रॉडशीट का फैसला जो है वो आया, अब इस पे आपने जुर्माना भी अदा कर दिया। सर, अर्ज मेरी ये है कि ये जो कमेटी आपने अब बनाई है तहकीकात करने के लिए कि जुर्माना हमने क्यों कर अदा किया, क्या वजूहात थी, ये जुर्माना अदा करने से पहले जब केस चल रहा था तब आपने ये कमेटी क्यों नहीं बनाई और इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? थैंक यू अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रख के हमें देखना पड़ेगा कि ये केस क्या है। आपने पैनामा का नाम लिया, ये पैनामा 2 है और इसको ग्रेटर पैनामा भी कहा जा सकता है। और ये प्रूव करता है कि पैनामा में जो एलिगेशन लगाए गए थे शरीफ फैमिली पे, उन्होंने ये वाली बातें सारी छुपाई, इसलिए कि किसी को भी पता नहीं था, ना आपको, ना मुझे, ना उस वक्त की जो अदालत के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इनको तो पता था ना कि इनका जो लॉ ऑफिसर्स थे और इनके जो लोग थे वो जा के वहाँ पे शरीक हो रहे थे। तो इसलिए बेसिकली तो इनके ऊपर पहले तो यह कि इन्होंने पर्च किया, ये झूठ बोलते रहे, इसको कहते रहे कि हमने ये कतरी खत से कमाई है और हमने दुबई से कमर कसी थी हमारे अब्बा ने। एक पहलू इसका। दूसरा इसका पहलू ये है कि अब इस केस कल्मिनेट अब हुआ है। जब इसकी जजमेंट आई तो जजमेंट के खिलाफ एक हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर एक अपील लाई करती थी तो ये चांस आखिरी दिन तक लिटिगेंट लेता है कि अपील का फैसला होने दें। एक ये। दूसरा ये है कि इससे पहले कितनी गवर्नमेंट्स गुजर गई हैं जब से ये शुरू हुआ है। एक गवर्नमेंट वो थी जिस गवर्नमेंट में इन्होंने गड़बड़ की, उसके बाद एक गवर्नमेंट आई 2, तीसरी वो आई जिसने इनको NRO दे दिया और पाकिस्तान के खाते में ये सारे पैसे और जुर्माना भी पड़ा। चौथी गवर्नमेंट इनकी अपनी आ गई, बल्कि उसके दरमियान में एक इंटरवीनिंग गवर्नमेंट आ गई और ये 5वीं गवर्नमेंट इनकी अपनी थी। किसी ने कुछ नहीं किया, हमने तो खोल दिया सारा। जो ही सामने आया है, प्राइम मिनिस्टर ने पहले तो ये कहा कि जितने पेपर्स हैं उनको फौरी तौर पे पब्लिक किया जाए और दूसरा उन्होंने साथ ही कमेटी बना दी है। अब कमेटी इसके लिए होपफुली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बाबर रहमान साहब, देखें, हुआ ये, आपने इससे पहले पैनामा का जिक्र किया, पैनामा में भी कम से कम 350-400 लोगों के और भी नाम थे जिन्होंने बहुत करप्शन की, लेकिन आपका फोकस रहा सिर्फ शरीफ फैमिली पे, एज इफ के करप्शन का ताल्लुक सिर्फ शरीफ फैमिली से है। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि यहां पे और बड़े बड़े नाम है सर, और ऐसे नाम भी हैं जो कि इदारों के उनका कुछ ताल्लुक कुछ इदारों से रह चुका हुआ है।
तो क्या आपकी अभी भी कार्रवाई का मरकज सिर्फ शरीफ फैमिली होगा, या जो बाकी करप्शन हुई है औरों ने की है उधर भी आप ध्यान देंगे? ये देखिए जी, ये तो अबुल मुजरमीन किस्म का, इनका तो और ही लेवल है ना, एपेक्स है, इसलिए इनका नाम ज्यादा हाईलाइट होता है। मैं आपको पैनमा पे ले चलता हूं आपके सवाल के साथ। पैनमा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में नहीं थी, हम विसल ब्लोअर थे। हमने जाके घंटी बजाई और हमने जाके एक वार्निंग शॉट जो था वो फायर हुआ पाकिस्तान में, और लोगों को पता लगा कि ये भी कोई चीज है। आपको याद है कि नवाज शरीफ ने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हमसे पहले खत लिख दिया था, और वो खत जो था वो चीफ जस्टिस जमाली साहब के पास जाके पेश हुआ। उन्होंने हमें बुला लिया और उन्होंने कहा मैं कमीशन बनाता हूं। हमने कमीशन नहीं माना, हमने कहा ये दरखास्त 184 सब आर्टिकल 3 की साथ है, तो इसको इस तरह से आप सुन लीजिए। फिर वो सुना गया, और जब वो सुना गया तो उसमें से एक फिर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मरहले से थोड़ा सा पहले एक हेयरिंग आपके सवाल का जवाब देती है कि यहाँ 5 इदारे मुल्क के जो सबसे ज्यादा पैसे जिनके ऊपर खर्च होते हैं वो पांचों खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और खड़े होकर उन्होंने हैंड्स अप कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो हालत थी जिसमें ये पैनमा केस जो था वो चला, और पैनमा केस में से एक इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद फिर रेफरेंसेस और कन्विक्शन आई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम था विसल ब्लोअर्स, वो हमने कर दिया। अब जब ये बातें सामने आई हैं तो अभी तो इसको चंद दिन हुए हैं, तो उस पर फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने जो एक्ट किया है वो इससे पहले नहीं हुआ। वो ये है कि एक बड़ा कमीशन बनेगा और वो बड़ा कमीशन अपनी फाइंडिंग देगा। जो ही वो फाइंडिंग देगा तो फिर उसके नतीजे में जिन जिन के नाम आएंगे, ये आप यकीन रखिए, मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि चीनी कमीशन में जो नाम आए थे आप देख लीजिए, इमरान खान ने किसी का भी लिहाज नहीं किया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिसका नाम आएगा लेकिन वो कानून की मिल से। सर यहाँ पे असल में यहाँ पे कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं जो इससे पहले अनटचेबल्स हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या वो नाम भी फिर आप उन पे तहकीकात करके कार्रवाई भी करेंगे? आर यू सर्टेन अबाउट इट सर? देखिए, असल बात तो चोरी है और चोरी का फिर एनआरओ है, ये दो सवाल हैं। तो चोरी तो आपकी हुई है, चोरी तो आपके पैसे भी गए, पूरी कौम के पैसे गए, इसलिए जो भी चोर है उसका नाम या उसका ओहदा दरमियान में नहीं आएगा, और जिसके खिलाफ फाइंडिंग आएगी डेफिनेटली उसके खिलाफ ये गवर्नमेंट ठीक कार्रवाई जहां जहां कानून को हरकत में ला सकती है। अच्छा, अब बाबर साहब मैं थोड़ा पॉइंट पे आता हूं, मुझे जरा इसका आप जवाब दीजिएगा। बेसिकली शरीफ खानदान के असासों की जो मालियत बताई गई थी वो बताई गई तकरीबन $82 करोड़ बताई गई। अच्छा सर, यहाँ पे हुआ ये कि इस दौरान ब्रॉडशीट ने और नैब ने अपने अपने एक्सपर्ट्स को उन्होंने हायर किया ये जानने के लिए कि इन असासों की मालियत कितनी है, वैल्यूएशन क्या है। ब्रॉडशीट जो है वो अपना एक एक्सपर्ट लेके आई स्ट्रॉस फ्रीडबर्ग के नाम से। उन्होंने बताया कि जनाब ये तकरीबन 76 प्रॉपर्टी आइटम्स हैं जिनकी इतनी मालियत बनती है तकरीबन $82 करोड़। अच्छा, पाकिस्तान की जो नैब है, पाकिस्तान का दायरा नैब, वो भी अपना एक्सपर्ट लेके आया। उसने कहा जनाब, उस एक्सपर्ट ने मार्क बेजेंट नाम था उनका, FTI उनकी कंसल्टिंग कंपनी है। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल 76 आइटम तो हैं प्रॉपर्टी के, लेकिन इसमें से कम 69 आइटम यानी 69 प्रॉपर्टीज या फंड्स ऐसे हैं या तो वो नो लॉन्गर रिकवरेबल, ये लिखा हुआ लफ्ज नो लॉन्गर रिकवरेबल फ्रॉम शरीफ फैमिली, और या फिर नो लॉन्गर हेल्ड बाय शरीफ फैमिली। तो कम से कम 98% टोटल वैल्यू तो यूं खत्म हो जाती है कि वो तो मौजूद ही नहीं है ना, उनके वो पोजेशन में है। तो सर ये कहीं ना कहीं जो GIT है जिसपे के बिना पे ये पूरी ब्रॉडशीट ने इंक्वायरी की है और जो फैसला आया है वो भी GIT को देखकर, GIT की फाइंडिंग को सामने रख के उन्होंने फैसला दिया है कि जनाब इतनी प्रॉपर्टी है, इसकी इतनी वैल्यू बनती है। सर ये कह देना कि 76 में से 59 जो है वो तो अब इस वक्त मौजूद ही नहीं है, ये GIT की फाइंडिंग पर सवालिया निशान उठाता? नहीं, ये तारीख पढ़ी है जरा, तारीख क्या थी इसकी ये तब है सर जब इंटरिम गवर्नमेंट थी, तब ये सारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन हुई थी। और फिर ये जब फाइनल होता है तो किसकी गवर्नमेंट आती है? नवाज शरीफ की। और उससे पहले अच्छा ठीक है, तो ये एक तरफ वो मुल्जिम थे, दूसरी तरफ वो एक्सपर्ट बन के अपने तरफ से वो वहां पे खड़े थे। इनके लोग, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, अब जब कमीशन बैठेगा, हमने भी पेपर्स पढ़े हैं, देखे हैं, तो आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि जिन लोगों को इतने बड़े बड़े ओहदे साथ उनको झंडे दिए गए,
और साथ उनको इज्जत दी गई, वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ जाके वहां पे पेश होते रहे। बस अब ये रीप्ले हुआ है। रीप्ले किस चीज का हुआ है? ये रीप्ले वो हुआ है कि आपको याद है कि हुदैबा पेपर्स मिल का केस किस तरह से बंद हुआ है। एक MNA को उन्होंने, लाहौर से MNA उनको उन्होंने लॉ ऑफिसर लगा दिया। वो लॉ ऑफिसर जाके हाई कोर्ट में पेश होता है और जाके पेश होता है, कहता है मुझे कोई एतराज। सिटिंग MNA उनके वकील हैं और वो जाके ये बयान देते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर है बयान। उन्होंने कहा जी मुझे कोई एतराज नहीं, आप केस बंद कर दीजिए। और फिर उनके दौर में उसको टाइम बार होने दिया गया कि ताकि फैसले को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर किया तो ये शट एंड क्लोज केस है। और अब निकल आए ना, फिर निकल आए ना शहबाज। फैक्ट चेक मैंने दोबारा किया, while you were talking, मैं थोड़ा फैक्ट चेक कर रहा था। बेसिकली जब ये GIT की रिपोर्ट के बाद उन्होंने ये इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि अच्छा GIT रिपोर्ट के अंदर इतने असासे जाहिर किए गए हैं, अब इनकी मालियत कितनी होगी। तो सर GIT रिपोर्ट जब बनी उसके बाद सिर्फ कुछ अर्सा नून लीग की गवर्नमेंट रही, बाद में तो आपकी गवर्नमेंट आ गई सर। तो ये और नैब का तमाम जो ढांचा तब्दील किया वो आपने किया। तो सर ये तो फिर बार आप पे आता है ना। नहीं, इस तरह से नहीं है। इस तरह से नहीं है। यहाँ पूरी एडजुडिकेशन इस चंद मिनट की गुफ्तगू में नहीं हो सकेगी। मैं मोटे फैक्ट्स आपको 3, ताकि लोगों को भी समझ आए, हमारे साथ चल सकें। इसमें से पहला फैक्ट ये है कि जो उन्होंने बताया है कि ये इतने उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को फिर जो पाकिस्तान की जुबान में कुर्क किया गया, ये हुआ ना जी। अच्छा, उसके खिलाफ नवाज शरीफ फैमिली कभी भी नहीं बोली, ना उन्होंने लोगों को कहा कि जी ये हमारे, इसलिए कि उन्होंने इनकार किया हुआ था, कहीं इकरार किया हुआ था और रहते उधर ही हैं उसी प्रॉपर्टी में। एक पहलू ये इसका हुआ। दूसरा पहलू इसका ये हुआ कि जब उन्होंने ये कहा कि वो उसको बेच के तो लेना तो एक और बात है, तो ये पाकिस्तान के पैसे पड़े हुए हैं, इनको हम यहाँ से कानून का जो लंदन के कानून के मुताबिक उन्होंने वहां से जब पैसे निकलवाए तो उस वक्त इनको ख्याल आया कि ये तो लंदन हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया है। अब बुनियादी सवाल ये उठता है जो कौम के लिए सबसे अहम है कि एक ऐसी जायदाद जिसको आप अपनी जायदाद मानते ही नहीं, अदालत में भी कभी आपने नहीं माना, पार्लियामेंट में नहीं माना, टेलीविजन पे नहीं, आज वो अली हैदर आपके शो के बाद आपको कह दें कि हमारी है, तो उसके ऊपर खुशियां मनाना शुरू कर दी। जो भगोड़े नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी नायल और सजा याफ्ता साहबजादी ने, ये तो किस्सा जो पब्लिक की नॉलेज में आया वो यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले तो ये क्विकली आगे बढ़ूंगा, मुझे फॉरेन फंडिंग केस पे भी आना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुझे सिर्फ इस हवाले से, ब्रॉडशीट के हवाले से आखिर में बता दें, जो 2 करोड़ 51 लाख रुपए, ये जो, बल्कि रुपए नहीं, ये डॉलर्स है मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ये जो रिकवरेबल हैं सर, इस पे आप जुर्माना भी अदा कर चुके हुए हैं ब्रॉडशीट को। तो ये पैसे क्या रिकवर किए जाएंगे? ये रिकवरेबल पैसे हैं, क्या इन पैसों के पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, PTI की गवर्नमेंट जाएगी? आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ इट। किसी स्टेज पे मैंने कोई पेपर नहीं देखा। अब ये जजमेंट जब आई है तो उस जजमेंट को पढ़ के मैंने अपना जो इनपुट था वो दिया, तो इसलिए ये मेरे ख्याल में चले ठीक है, नैब या एसेट रिकवरी यूनिट को पता हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इसके बाद अब जो आपका अपना केस है फॉरेन फंडिंग का, उसमें सर पहले अब आप पे अपोजिशन ये इल्जाम लगाती है सर कि आपने इसमें इलेक्शन कमीशन का दायरा समात चैलेंज किया, मतलब आपने इसमें डिले टैक्टिक का इस्तेमाल किया। पहले आपने कहा जी इलेक्शन कमीशन नहीं समात कर सकता, फिर आपने कहा जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर जाएंगे केस को, फिर आपने ये बात चैलेंज कर दी कि अकबर एस बाबर ये केस कर ही नहीं सकते, फिर आपने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी तो बना दी है पर आपके वकला बार बार इसका मुख्तलिफ वजूहात की बना पर इसका बॉयकॉट करता रहे, मामला लटकता रहा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। 6 साल हो गए हैं सर। अगर आपके पास सब कुछ है, आप क्लियर हैं, देयर इज नथिंग टू हाइड, तो फिर 6 साल तक इसको लटका क्यों रहे हैं? ये डेफिनेटली 4 इसके पहलू होंगे। जो TORs कुछ बने हैं और कुछ अभी फाइनल होने, 4 पहलू इसके होंगे। एक तो ये है कि ये पाकिस्तान के पैसे थे और ये पाकिस्तान के पैसे किस तरह से मुल्क से बाहर गए और इसके मालिकान कौन है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला जो नेटवर्क है, जो ये करप्ट अलायंस था, ये क्या है। इसका दूसरा पहलू कि इसमें कोई नेग्लिजेंस हुई है और नेग्लिजेंस हुई है अगर तो वो किसकी तरफ से है। मैं सर मैं इस पे नहीं, मैं वो सवाल दोहरा देता हूं।
बाबर साहब एक लम्हा रुकिएगा सर, मैं सवाल दोहरा देता हूं। मेरा सवाल अब जो कि हम टॉपिक बदल चुके हैं, हम आ चुके हैं आपके फॉरेन फंडिंग केस पे सर। उसमें बात हो रही है आपके उसको डिले करने की। ऑपोजिशन ये कहती है आपने डिले टैक्टिक इस्तेमाल किया, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। इसमें कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाना, कभी स्टे ले लेना, कभी स्क्रूटनी कमेटी पे एतराज उठा देना, कभी बॉयकॉट कर देना। ये तमाम टैक्टिक्स आप पे इल्जाम यह है कि आपने सिर्फ मामले को लटकाने के लिए इस्तेमाल किए। इसका जवाब सर क्या है? ये झूठ बोलते हैं, इसमें नहीं बीते। होता ये रहा है, मैं उसमें वकील रहा हूं और मैं स्क्रूटनी कमेटी में भी गया हूं। उस वक्त मैं पीटीआई में नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने मुझे हायर किया था। और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में भी मैं पेश हुआ हूं एक मरहले के, और वकील भी पेश होते रहे। इट वाज अ गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स दोज हु हैव बीन अपीयरिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। असल बात ये थी कि ये हर रोज एक नई दरखास्त लिखते थे, और एक ऐसे साहब जो 2011 से उनका पार्टी का ताल्लुक नहीं है, जब उन्होंने देखा कि 13 में पार्टी उड़ान भरने लगी है तो उनको फिर वापसी की हुई। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके सवाल का जवाब देना मकसद है और लोगों को हकायक बताना है। जो दूसरा इसका पहलू था वो ये था कि जो स्क्रूटनी कमेटी की हमारे नुक्ता नजर से जो इख्तियार भी नहीं था वो उन्होंने किया, जो करते रहे हम उसके साथ साथ चलते रहे। आज देखिए ना, आज क्या हुआ, लेट अस गो, वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज वेल व्हेन इट एंड्स वेल, कि अब क्या हुआ जब उन्होंने पूरा जोर लगा के और पूरी फंडिंग से पूरे मुल्क से उन्होंने जोर लगाया, और कल कोई 3000 4000 जितने भी लगा लें बंदे वो इकट्ठे करने में नाकाम हो गए। तो इतना सा जब क्राउड था तो वो उनकी जो यादाश्त थी वो इस कदर गुम हो गई, इतने वो हवन्नक हो गए कि उन्होंने यादाश्त पेश करने के और समन ने वो खबर ब्रेक की। आपके आगे चूंकि वक्त हमारे पास कम है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर रवान साहब, आपने कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन इस वक्त एक वक्फा लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका वाशिंगटन डीसी में नए सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी जारी है। वहां पर वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सारा जमान मौजूद है कि थोड़ी ही देर में हमारे साथ वहीं से वो लाइव होंगी वक्फे के बाद। नाज़रीन वक्फे के बाद हाजिर हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का दौर खत्म हो गया, जो बाइडन आ गए हैं। जो बाइडन को ट्रंप के बाद मुल्क की बागडोर संभालने में बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा। उनको एक ऐसी कौम मिली है जो इस वक्त तकसीम हो चुकी है, सियासी बुनियादों पर तकसीम हो चुकी है, नस्ली बुनियादों पर तकसीम है। बाइडन एक ऐसी कौम के सदर बने हैं जो मुतशद्दिद हो चुकी है। जो बाइडन को वर्षे में एक ऐसे बहरान का सामना है जिनका उनसे पहले वालों को कभी सामना नहीं करना पड़ा। आज इक्तदार की मुंतकली अमेरिका की मुतज़लज़ल होती जमहूरी रिवायात की अक्कासी कर रही है, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते कबल बलवाई कैपिटल हिल पर हमला कर चुके हैं, जमहूरियत का तक़द्दुस पामाल कर चुके हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब को पुरअमन रखने के लिए अमरीकी दारुल हुकूमत को बाकायदा एक छावनी बना दिया गया। 25,000 से ज्यादा दस्ते और पुलिस एहलकार तैनात किए गए। अमरीकी नेशनल गार्ड के जो दस्ते हिफाजत के लिए तैनात किए गए थे, इनमें से भी 12 एहलकारों के मलेशिया ग्रुप बने हुए हैं और सालुकात भी सामने आ चुके हैं और इन्हें हटा दिया गया। बाइडन ऐसे वक्त में समय सदर बने हैं जब 4 लाख अमरीकी कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। यह तकरीब इसलिए भी मुनफरिद है कि अमरीका की जमहूरी तारीख में सन 1801 और 1829 के बाद तीसरी बार ऐसा हुआ है कि सुबकदोश होने वाले सदर ने इसमें शिरकत नहीं की। ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर फ्लोरिडा चले गए। इससे पहले सन 1801 में जॉन एडम्स ने थॉमस जेफरसन की तकरीब अल्फबरदारी में जाने से इनकार किया था। उनके बेटे जॉन एडम्स ने भी 1829 में सदर एंड्रयू जैक्सन की तकरीब अल्फबरदारी में शिरकत नहीं की थी। व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदर अपना आखिरी खिताब यूट्यूब पर जारी किया और अपने दौरे हुकूमत की तारीफें करते रहे। बाइडन की उम्र 78 बरस है और वो अमरीकी तारीख के सबसे मुअम्मर सदर बने हैं। उनकी नायब सदर कमाला हैरिस अमरीकी तारीख की पहली सयाफाम खातून है। जो बाइडन हुकूमत ने इंदिया दिया है कि इस बार भी एशिया और खास तौर पर चीन अमरीका की तवज्जो का होगा। इस वक्त वाशिंगटन में क्या सूरत हाल है जानेंगे। वहां पर मौजूद है वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सारा जमान। सारा बहुत शुक्रिया। आप सारा ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और माहौल क्या है इस वक्त, और सबसे बढ़ के कि इस पूरी तकरीब को पुरअमन बनाने के लिए जो बिल्कुल अनयूजुअल इकदाम किए गए थे वो कैसे रहे, वो कामयाब रहे?
जी, अब से कुछ ही देर पहले अमेरिका की पहली खातून नायब सदर कामला हैरिस ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया और उसके बाद अमेरिका के 46वें सदर के तौर पे जो बाइडेन ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया और उसके बाद उन्होंने एक खिताब भी किया कौम से, और उस खिताब में उनका अगर उसको एक लफ्ज़ में समराइज़ किया जाए तो इत्तेहाद उनका पैगाम था कि इत्तेहाद के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका को यकीनन बहुत से चैलेंजेस का सामना है। उनके अल्फाज थे कि अमेरिका का इम्तहान लिया गया है लेकिन उसमें मुल्क कामयाब हो रहा है, और उनका यही कहना था कि इत्तेहाद से ही हम उस तरह की पॉलिटिक्स को शिकस्त दे सकते हैं जो इस वक्त हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं। तो तकरीब जो थी वो पुरअमन तरीके से ही मुकम्मल हुई है और इसके लिए जैसा कि आपने भी जिक्र किया बहुत बड़ी नफरी नेशनल गार्ड की, तकरीबन 25,000 नेशनल गार्ड के एहलकार वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ भी मुकम्मल ताउन के साथ वाशिंगटन डीसी में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए। नेशनल मॉल का वो एरिया जो आमतौर पर पब्लिक के लिए खुला होता है ताकि वो आज के दिन की तकरीब को सामने खड़े होकर कैपिटल के तो देख सकें, वहाँ पे आज कोई अवामी मौजूदगी नहीं थी बल्कि उस पूरी जगह को छोटे छोटे झंडों से सजाया गया था जो उन 2 लाख लोगों की तर्जुमानी कर रहे थे जो आज के दिन यहाँ नहीं आ सकते थे। ठीक सारा, ऐसे में सदर ट्रंप की गैर मौजूदगी और उन नए आने वाले सदर को वेलकम किए बगैर व्हाइट हाउस छोड़ देना बिल्कुल रिवायात के बरअक्स था। इसको किस तरह देख रहे हैं अमरीकी? जी, रिवायत के जिस तरह आपने कहा बिल्कुल बरअक्स था। 160 साल पुरानी एक रिवायत है जिसका मकसद यही होता है दिखाना कि एक सदर से न सिर्फ ये कि दूसरे सदर को इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा है बल्कि एक जमात से दूसरी को भी इक़्तिदार अगर जा रहा है तो सदर का ओहदा जो है वो सियासी जमातों की जो उनसे जो एफिलिएशन होती है उससे बालातर होता है। तो ये दिखाने का मकसद होता है। तो सदर ट्रंप ने चूंकि इंतखाबात के नताइज भी तस्लीम नहीं किए थे, उन्होंने शिकस्त भी तस्लीम नहीं की थी, तो वो इस तकरीब में तो उन्होंने शिरकत नहीं की, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक नई आने वाली इंतजामिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन इस मौके पे हमने ये देखा है कि सदर ट्रंप के जो नायब सदर थे माइक पेंस, उन्होंने तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की। ठीक, अच्छा सारा, पाकिस्तान में बिलखुसूस लोग ये जानना चाहेंगे कि खारजी उमूर के हवाले से अपनी पॉलिसी का क्या रोड मैप तय किया है जो बाइडन ने, जिसका आज जिक्र भी किया, और दाखिला के हवाले से भी डेफिनेटली जो अमरीकी वहाँ पर रहते हैं या पाकिस्तानी अमरीकी रहते हैं वो भी कंसर्न होंगे, मगर बिलखुसूस इसमें खारजा पॉलिसी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोड मैप इख्तियार करेगी, इसका क्या जिक्र किया गया? जी, खारजा पॉलिसी के बारे में उन्होंने मुख्तसर से बात की, लेकिन उन्होंने कहा यही कि हम एक मरतबा फिर से उन्हीं एक इत्तेहाद का हम हिस्सा बनेंगे, हम आलमी सतह पे जो इत्तेहाद हैं हम उनका हिस्सा बनेंगे, हम मिल के आगे बढ़ेंगे। और यही जो अल्फाज हैं वो पहले भी कहते रहे हैं, कैंपेन ट्रेल पे भी और आज की तकरीब हल्फबरदारी से पहले भी बार बार उनका मैसेज ये रहा है कि हम जो बैनुल-अक़वामी जो इत्तेहाद हैं उनका हिस्सा बनेंगे। और आज के दिन जो बाइडन जो हैं वो कुछ सदारती हुक्मनामों पर भी दस्तखत करेंगे और उनमें से भी जो 2 अहम खारजा पॉलिसी के लिहाज से अगर हम देखें तो एक तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में दोबारा से अमेरिका की शमूलियत को यकीनी बनाना है, और उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी फिर से अमेरिका की जो प्रेजेंस है उसको यकीनी बनाना है। तो सदर जो बाइडन का पैगाम यही है खारजा पॉलिसी के एतबार से कि वो मुल्कों के साथ और जो बैनुल अक़वामी इत्तेहाद हैं उनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। जहाँ तक डोमेस्टिक पॉलिसी की बात है, ज़्यादातर तो उनकी तकरीर का फोकस अमेरिका के अंदरूनी हालात ही रहे, क्योंकि पेंडेमिक है, एक आलमी वबा का सामना है, मौशी बहरान का सामना है, नस्ली जो अदम मसावात है उसका मसला अमेरिका में इस वक्त फ्रंट एंड सेंटर है। तो उन्होंने इन्हीं मौज़ूआत को कह लीजिए कि सबसे ज्यादा तवज्जो दी, इन्हीं को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया, लेकिन बार बार उन्होंने यही कहा कि इत्तेहाद के साथ मिल के हम आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा कि जो लोग जो मेरे मुखालिफिन हैं, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि मुझे और मेरे काम और मेरे किरदार को जांचें, फिर भी नापसंद आऊँ तो भी कोई बात नहीं क्योंकि ये जमहूरियत है। लेकिन ये उनका बार बार कहना था कि आपस में ही हम एक दूसरे के खिलाफ ना हो जाएं, जिन चैलेंजेस का अमेरिका को सामना है उनका जो हल है वो मिल के निकाला जा सकता है। अच्छा सारा, सदर जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जो इंडक्शन की है वो बड़ी डाइवर्स है इस दफ़ा, जो कि पहले कभी ऐसी देखने को नहीं मिली, इंक्लूडिंग द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल। तो अब इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि कुछ ऐसे मालूम पड़ा है कि एशियन निजात लोग भी मौजूद हैं, कुछ साउथ एशियन निजात लोग भी मौजूद हैं इस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में। जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछले साल हमने 2020 में देखा कि अमेरिका में जो नस्ल परस्ती का मसला है, नस्ली अदम मसावात का मसला है, वो बहुत उजागर हुआ। तो उसके तनाजुर में जो बाइडन ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वो एक ऐसी इंतजामिया तश्कील देने की कोशिश करेंगे जिसमें बहुत डाइवर्सिटी होगी, जिसमें नस्ली तनव्वुर होगा। और उसकी सबसे बड़ी अक्कासी तो उनकी जो नायब सदर के लिए उन्होंने जिनको पिक किया कामला हैरिस, उससे होती है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त कुछ अहम पोजीशंस पे भी, जैसे सर्जन जनरल की पोजीशन पे
विवेक मूर्ति, डॉक्टर विवेक मूर्ति का नाम जो है वो उनको नामजद किया गया है। इसके अलावा नीरा टंडन जो हैं वो भी बजट के ऑफिस के लिए उनका नाम जो है वो सामने रखा गया है। उनके इन दोनों की ही तायनाती के लिए सेनेट में समाते होंगी। उसके अलावा व्हाइट हाउस के काफ़ी स्टाफ में भी हम देख रहे हैं कि साउथ एशियन पस मंजर रखने वाले अफराद मौजूद हैं। तो एक बहुत डाइवर्स न सिर्फ ये कि उनकी कैबिनेट है, सयाफाम पहली मरतबा अमेरिका के लिए एक जो वजारत दिफा की रहनुमाई की, वजारत दिफा की सरबराही करने के लिए भी जिस शख्स को चुना गया है वो भी पहली मरतबा एक सयाफाम है। तो काफ़ी डाइवर्स उनकी कैबिनेट है और उसकी वजह यही है कि वो एक अरसे से ये बात कह रहे थे कि अमेरिका में इस वक्त जिस किस्म के हालात हो चुके हैं उनके तनाजुर में ये वो प्रेजेंट करना चाहते हैं कि मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग अमरीकी हैं और वो मिल के अमरीका की क़यादत कर सकते हैं, अमरीका को चला सकते हैं। ठीक है, वाशिंगटन से सारा जमान बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम तरह अपडेट करने के लिए। नाज़रीन आगे पढ़ेंगे। सिंध में करप्शन की गंगा बह रही है, बात लाखों करोड़ों से बढ़ चुकी है, अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए की बदउनवानियां सामने आ रही हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान भी सिंध में एक साल में 292 अरब की करप्शन की रिपोर्ट दे चुके हैं। घपलों और कमीशन ने सूबे की हुक्मरान जमात के बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। स्पीकर सिंध असम्बली, कई सूबाई वुज़रा और पीपल्स पार्टी सिंध की कई अहम शख्सियात नैब मुकदमे भुगत रहे हैं और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी अब पूरी हो गई है। करप्शन की इस अंधेर नगरी में अगर कोई बचा था तो वो थे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, लेकिन अब उनके खिलाफ भी नैब रेफरेंस दायर हो चुका है। नैब ने वजीर आला सिंध के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस में रेफरेंस दायर किया है। रेफरेंस में कहा गया है कि वजीर आला सिंध ने मनपसंद कंपनी को तवानाई मंसूबों में नवाजा और सिंध में तवानाई मंसूबों में खिलाफ ज़ाब्ता फंड्स जारी किए गए। नूरियाबाद पावर कंपनी, सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी मंसूबे में अरबों की हेर फेर की गई है। नैब ने इल्जाम लगाया है कि पावर प्लांट के कंसल्टेंट खुर्शीद जमाली ने $10 लाख के ट्रांसफार्मर्स खरीद कर $40 लाख के जाहिर किए। नैब रेफरेंस में मुराद अली शाह के अलावा ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद के साहबजादे अब्दुल गनी मजीद समेत 17 अफराद को नामजद किया गया है। दूसरी जानिब आज एहतसाब अदालत ने मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस को नामुकम्मल करार देकर रेफरेंस नैब को वापस कर दिया है और हिदायत की है कि तमाम एतराज़ात दूर करके रिकॉर्ड दोबारा जमा करवाएं। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस सामने आने पर सूबाई हुकूमत का एक अजीब सा रद्द-ए-अमल सामने आया है। सिंध काबीना के 3 बड़े नामों ने नैब इक़दाम को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर शाह के साथ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पावर प्लांट सस्ती बिजली देने के लिए बनाया गया था। मुराद अली शाह ने कोई गलत काम नहीं किया, किसी को धौंस में नहीं आएंगे। नैब करप्शन को रोकने के लिए बनी थी, जहाँ पे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है, शहरियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, इस मकसद के लिए बनी थी। तो वो प्रोजेक्ट जो कि सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, वो प्रोजेक्ट जो कि सस्ती बिजली कराची इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड कर रही है, आप उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातें की गई। एक तो नैब इल्जामात को मुस्तरद किया गया, तवानाई मंसूबों में करप्शन के इम्कानात की नफी की गई और नैब से PTI के मुतनाज़े मंसूबों के खिलाफ कार्रवाई न करने के हवाले से सवालात किए गए। और तीसरे नंबर पर चेयरमैन नैब की ज़ात को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। एक वीडियो आ जाती है सर से पांव तक वाली, वो सर से पांव तक वाली वीडियो क्या आती है, चेयरमैन नैब जो है सर से पांव तक खादिम हो जाते हैं हुकूमत के। मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस के बाद पीपल्स पार्टी बिफरी हुई महसूस होती है, क्योंकि जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर समेत पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं को भी मुकदमात का सामना है। और वजीर आला सिंध नैब रावलपिंडी में इस केस में तफ्तीश के लिए कई बार पेश भी हो चुके हैं। चंद रोज कबल जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मामडीवाला के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया था। सलीम मामडीवाला पर सरकारी प्लॉट्स ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून की सहूलतकारी का इल्जाम लगा है। नैब रेफरेंस में डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने नैब के खिलाफ सेनेट इजलास में आवाज भी उठाई। आप लोगों को केस करने से पहले जलील करते हैं मीडिया में। नैब का नोटिस आता है, सबसे पहले मीडिया को दिया जाता है कि जी इसको चलाएं, जरा इसकी इज्जत उछालें, वो बाद में देखेंगे। चेयरमैन साहब ये नहीं चल सकता काम, ये अगर मैं नहीं रोक सका तो इस हाउस को रोकना पड़ेगा, आप लोगों को रोकना पड़ेगा।
जाली अकाउंट्स केस के अलावा मुराद अली शाह शुगर मिल सब्सिडी केस में भी नैब तहकीकात में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के बड़े बड़े चेहरे नैब मुकदमात का सामना कर रहे हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी पर 1 अरब 60 करोड़ से जायद मालियत के गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम है। इस केस में अकेले वो ही नहीं बल्कि उनकी अहलिया, बेटों और बेटियों के नाम भी शामिल हैं। फैमिली को डिस्टर्ब किया इन्होंने और हर भाई को नोटिस भेज रहे, तंग करें, परेशान करें, मेरे नौकरों को भी तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदारों को भी तंग कर रहे हैं। आपकी फैमिली तावन नहीं कर रही, आप तावन नहीं कर रहे? बिल्कुल तावन करें, जो उन्होंने चीजें मांगी है हमने दी है। सूबाई वजीर सिंध सुहेल अनवर सियाल पर भी आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है और इस हवाले से नैब तहकीकात की मंजूरी भी दे चुकी है। नैब सखर ने गुज़िश्ता बरस सितंबर में लाड़काना में सुहेल अनवर सियाल की रिहाइश गाहों पर छापे मारे थे। ना इनको मेरे किसी बैंक अकाउंट से, ना मेरी इमीडिएट फैमिली के अकाउंट्स, कुछ नहीं मिला। सारी दुनिया में इन्होंने मेरी प्रॉपर्टीज ढूंढी हैं क्योंकि मेरे पास कोई कुछ है ही नहीं। गुज़िश्ता साल वज़ीर आला के मुशीर बराए जेल खाना जात एजाज जाखरानी के खिलाफ भी नैब ने रेफरेंस दायर किया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि एजाज जाखरानी के 73 करोड़ 50 लाख मालियत के असासे उनकी आमदन से जायद है। नैब जो है इम्पार्शियल है, ये इम्पार्शियलिटी है उनकी। इस तरह होता है नैब सियासतदानों के साथ यूज हो रहा है। अभी तक मेरे खिलाफ इनको 2.5 साल हो गए, अभी तक कुछ सबूत नहीं ले सके। साबिक सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात शर्जील मेमन भी सरकारी इश्तिहारात में 5 अरब से जायद के हेर फेर के इल्जाम में नैब का मुकदमा भी भुगत रहे हैं। आजकल वो जमानत पर हैं। शर्जील मेमन के अलावा रुकने सूबाई असम्बली सिंध के साबिक वजीर बल्दियात जाम खान शोरों के खिलाफ भी नैब की तहकीकात की मंजूरी दी जा चुकी है और इन पर कौमी खजाने पर 5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह भी आमदन से जायद असासों का मुकदमा भुगत रहे हैं और 1.5 साल से वो गिरफ्तार हैं। आमदन से जायद असासा जात केस में अकेले खुर्शीद शाह ही नहीं बल्कि सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह, रुकने सूबाई असम्बली फर्रुख शाह समेत 18 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इस केस में खुर्शीद शाह की 2 बेगमात और 2 बेटे भी नामजद हैं। अगर आप इंडिपेंडेंस देख लें, जहाँ पे बाजी हो जाती है कि जो अपोजिशन के हैं उनको इंक्वायरी है तो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और जिनके ऊपर हुकूमत में है या तो उनको छोड़ देते हैं या उनको गिरफ्तार नहीं करते। पीपल्स पार्टी सिंध के अहम तरीन शख्सियत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और साबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम को भी मेगा करप्शन के 2 रेफरेंसेस का सामना है, जिसपे मजमूई तौर पर इन पर 460 अरब रुपए की बदुनमानी का इल्जाम है। इस केस की वजह से वो 19 माह तक नैब की हिरासत में भी रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से लेकर दूसरे दर्जे की क़यादत तक करप्शन के इल्जामात बढ़ते जा रहे हैं। नैब का घेरा मुसलसल तंग हो रहा है, रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं और अब वज़ीर आला सिंध को भी एक नैब केस का सामना है। लेकिन पीपल्स पार्टी इल्जामात का जवाब देने के बजाय नैब पर इंतकामी कार्रवाइयों और PTI के साथ इम्तियाजी सलूक लगा रही है। क्यों? बात करेंगे पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा से। शुक्रिया शर्मिला साहिबा आपका। एक सवाल हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसका जवाब सिर्फ यही है कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है। मान लिया कि इसमें आधा सच होगा आधा झूठ होगा, लेकिन जितना सच है कम से कम उसका जवाब तो आना चाहिए शर्मिला साहिबा। जी बहुत शुक्रिया हैदर साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस भी रुकन या जिस भी मेंबर के खिलाफ या कोई कंप्लेन हो या कोई रेफरेंस दायर हो या कोई इन्वेस्टिगेशन हो या जब भी उनको नैब दफ्तर बुलाया जाता है, हम बाकायदगी से जाते हैं और बाकायदगी से जवाब देते हैं। जहाँ तक ऑडिटर जनरल का ताल्लुक है तो देखिए, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने तो PTI के हवाले से भी, उनकी गवर्नमेंट की मुख्तलिफ वजारतों के हवाले से भी बड़े इंकशाफात किए हैं। उसके पर कभी कोई पूछ कुछ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? चीनी स्कैंडल को आप उठा लीजिए, चीनी स्कैंडल के अंदर तो फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें नाम भी वाज़ी हो गए। क्या उनमें से किसी पे कोई पूछगछ की गई? कितने महीने गुजर गए? उसके बाद आप देखिए कि PIA का एक बहुत बड़ा मजाक बनाया, बहुत बड़ा खड़ा हुआ, दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई।
किसी से कोई पूछ-कुछ की गई, कोई अकाउंटेबल हुआ? मालम जब्बा का केस उठा लीजिए, बीआरटी पेशावर का केस उठा लीजिए, कई ऐसे मुकदमात हैं। बल्कि पेशावर के अंदर जो आपके खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवाइजर और इंफॉर्मेशन थे, उनकी तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पकड़ी गई रिश्वत मांगते हुए। क्या हुआ? मुझे तो अब नाम भी उनका याद नहीं, वो ऐसे सीन से गायब हुए हैं। अगर ये लेकिन क्या ये आपको एग्जोनरेट करते हैं सबसे? देखिए मैं बिल्कुल फेयरली बात हो रही है शर्मिला साहिबा, क्या ये कह देने से कि फुला ने ये किया तो फुला पे किसी ने बाज़गश्त नहीं की, क्या ये आपको एग्जोनरेट करेगा उस इल्जाम पे जो आप पे लगा है? उसका तो जवाब आप ही ने देना है ना। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रही हूं कि हमारे जिस वुज़रा, जिस रुकन, जिस पार्टी मेंबर के बारे में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कोई इंक्वायरी, कोई रेफरेंस कुछ है, अदालतों में पेश होना, के दफ्तर में पेश होना है, वहां तो हम पेश हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हम वहां पर मौजूद हैं। हम कोई हम में से कोई मुल्क छोड़ के भागा नहीं है, हम में से कोई जो है वो हियरिंग्स को इवेड नहीं कर रहा। लेकिन इसके बरक्स आप देखिए कि जो केसेस ओपन एंड शट केसेस हैं, जो एस्टैब्लिश केसेस हैं, उनके अंदर कहीं पर किसी किस्म की कोई किसी को जेल में नहीं रखा जा रहा। खुर्शीद शाह अभी तक जेल में बैठे हुए, उनको 2 साल होने के लिए आ रहे हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो हमारे रुकन हैं जिनके ऊपर मुकदमात बने हुए, जो इस वक्त जमानतों पे हैं, 2-2, 3-3 साल गुजर गए, ना कोई मुकदमा चल रहा है, ना मुकदमे का कोई फैसला आ रहा है। तो मुझे आप एक बताइए कि एक शरीफ आदमी जिसकी साख मुतासिर हो रही है, जिसके घर वाले मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी अपने दोस्त अहबाबों के अंदर जगहसाई हो रही है, वो किसको जवाब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ चले अच्छा एक और काम करते हैं शर्मिला साहिबा, ये पॉइंट आपने एस्टैब्लिश कर दिया, बड़े अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि सिंध में एक साल में 292 अरब रुपए की करप्शन हुई, रिपोर्ट वो दे रहे हैं, चले मान लिया कि आप समझती हैं ये एग्जैजरेटेड फिगर है क्योंकि ये ऑडिटर जनरल साहब पीटीआई के हैं। इसमें से अगर आधा भी सच है शर्मिला साहिबा, 292 का हाफ हो गया तकरीबन कोई 150 अरब। ये 150 अरब की भी करप्शन अगर हो रही है तो ये कोई तो कर रहा है शर्मिला साहिबा सिंध में, कोई तो है जो सिंध को तरक्की पजीर नहीं होने दे रहा, कोई तो है जो कराची में आज भी टूटी सड़कें, आज भी पानी की कमी का जिम्मेदार है। वो कौन है? देखिए मैं तो ये हरगिज़ ये बात नहीं कहूंगी कि अगर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान उनका ताल्लुक पीटीआई से, ये आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही, उनको तो मतलब अनबायस्ड और बिल्कुल नॉन पार्टिजन होना चाहिए। आपने पहले जुमले में कहा था, मैंने आपकी बात दोहराई थी, मैंने नहीं कहा। ऑब्जेक्शन लगाते हैं, कहीं पर कोई कागज पूरा नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये आगे जाके बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज उसको क्लियर किया जाता है, जवाबात दिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि वो तमाम जो बात और जो लिख के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की फेडरल मिनिस्ट्रीज के बारे में, जो इनके नुमाइंदे लेके बैठे हुए उनके बारे में कही थी, उसके बारे में तो कभी कोई सवाल किसी ने नहीं पूछा, ना आपने कभी कोई प्रोग्राम किया। करना चाहिए, हम भी जवाब दें, वो भी जवाब दें। इनको बिठा के प्रोग्राम्स किए। मुल्क फ्री एंड फेयर जो है वो तमाम बातें चाहिए। मैं अर्ज कर दूं, मसला पता क्या है, जब उनसे पूछते हैं वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो हमसे पिछले थे वो चोर डाकू थे। जब आपसे पूछते हैं आप कह रहे हैं कि उनसे क्यों नहीं पूछते, फिर हम कहते हैं कि हम किससे पूछे। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी ना किसी को तो जवाब देना, हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। के लिए जी पास एक बयानिया है और वो बयानिया ये है कि पिछले वाले चोर डाकू थे। अब जैसे मुल्क के अंदर उस दिन पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ, इन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए कह दे कि पिछली हुकूमत कर गई है। भाई आपके दौर के ना ब्लैकआउट हुआ, आप बताइए कि फॉल्ट कहाँ था, कहाँ पर इशू आया, आप पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। 2.5 साल 3 साल होने को आ रहे हैं, पुराना बयानिया हो गया। आपका भी यही बयानिया है ना, आपसे पूछते हैं, अभी मैंने आपसे पूछा 2 दफा, आपने कहा उनसे पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? आपका भी तकरीबन इससे मिलता जुलता बयानिया है, जवाब तो कोई भी नहीं दे रहा। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, आपसे, ये जरा सुनिएगा, ये जरा सुनिएगा शर्मिला साहिबा। अच्छा हाँ, आप जवाब बिल्कुल दें, बिल्कुल दें। मैं आपसे तीसरी बार आपको ये जवाब दे रही हूँ कि हमसे जो सवाल जहां जहां पूछे जाते हैं वहां हम हाजिर होके जवाबात भी देते हैं, चाहे वो अदालत हो, नैब का दफ्तर हो, FIA का दफ्तर हो, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान हो, हम तो जवाब देते हैं। लेकिन मेरा ये भी तो सवाल है ना, मेरी ये भी तो ख्वाहिश है, मेरा ये भी तो गिला है कि बाकी जिन लोगों पे सवालात उठ रहे हैं वो तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है?
चलें, ये सवाल बिल्कुल पूछना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुराद अली शाह पे इल्ज़ाम लगा, ये तो बिल्कुल अब लेटेस्ट एक डेवलपमेंट है। वज़ीर ख़जाना थे तब, अब वज़ीर तवानाई थे जब उन पे ये इल्ज़ाम लगा जिस वक्त का इल्ज़ाम है। पावर प्लांट की बैंक गारंटी जाली है जी, और सिंध हुकूमत उस गारंटी की तस्दीक नहीं कर रही है जो कि इनके अंडर आता था मुराद अली शाह साहब के। यानी अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया, मंसूबों को इजाज़त दी, आप सब्सिडी भी दे रहे हैं पावर प्लांट को, और फिर उन सब्सिडी देने के बावजूद उनसे आप कमर्शियल रेट्स पे बिजली खरीद रहे हैं, जिसका ज़्यादातर फ़ायदा ओमनी ग्रुप को हुआ। ओमनी ग्रुप की पूरी हिस्ट्री है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आवाम को पता है, वो आपको पता है। ये अब एक इल्ज़ाम है। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल फ्रंट पे नज़र आ रही है शर्मिला साहबा कि आप जब सब्सिडी दे रहे हैं पावर प्लांट को, तो फिर आप कमर्शियल नरखों पर तो बिजली नहीं खरीदेंगे, उससे क्यों खरीदी गई? ये तो आप कह रहे हैं ना, कागजात में क्या है और इसका जवाब क्या है, ये तो वक्त आने पे हम बिल्कुल देंगे, चाहे हमसे वो अदालत पूछे, चाहे हमसे नैब पूछे। आपको मालूम है कि मुराद अली शाह जो है वो नैब के दफ्तर में भी हाजिर हुए हैं, उनसे 2-2 घंटे बैठ के 1-on-1 उनसे जवाबात भी लिए गए हैं, उन्होंने सवालात भी सुने हैं, उसके जवाबात भी दिए हैं। उनसे मुख्तलिफ चीनी स्कैंडल जो मसला बना था वो इस हुकूमत में बना था, वो लेके 4-5 साल पीछे मुराद अली शाह को भी बुला लिया, उनसे भी पूछे, चलो जी हम वो भी जवाब देने को तैयार हैं। मुराद अली शाह को जब जब बुलाते हैं वो अदालत में भी पेश होते हैं, वो नैब के दफ्तर में भी इस्लामाबाद के अंदर भी पेश होते हैं। जो सवाल जिसने पूछे, हमारे पास कोई चीज़ छुपाने के लिए नहीं है। वी हैव नथिंग टू हाइड। हम जहां जहां हमें बुलाएंगे, सवाल पूछेंगे, वहां हम जवाब जरूर देंगे। शर्मिला साहब, आपने 2 बड़ी अहम बातें की। आपने कहा आप जवाब देने के लिए तैयार हैं, और दूसरी बात आपने की ये तो आप कह रहे हैं ना, हम ऐसा नहीं कह रहे। पहली बात ये है शर्मिला साहबा, ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली नैब ने इस पर तहकीकात शुरू कर दी है। नैब का इल्जाम एक, जो जवाब देने के लिए तैयार है, तो वही उसी जवाब का तो शर्मिला साहबा मैं इंतजार कर रहा हूँ इतनी बेसब्री से कि इसका क्या जवाब है, इस इल्जाम का क्या जवाब है। बेहतर ये है कि तहकीकात करें और हमें बुलाएं और हमसे पूछें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम हाजिर हैं। हम ये आज से नहीं कर रहे, हम ये कई सालों से कर रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर आप एक काम करते हैं, आप मुझसे कहती हैं बेचारी वो शहीद हो गई, वो भी जवाब देती रही। आसिफ अली जरदारी साहब भी 11.5 साल जेल काट के बाइज्जत बरी हो गए। आप सबसे पूछें, जिससे पूछना है आप पूछें, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं उसी जवाब का इंतजार कर रहा हूं शर्मिला साहब। देखिए, फॉर एग्जांपल, लेट्स मेक इट सिंपल, आप उससे पूछते हैं हैदर ये मोबाइल तुमने कहां से लिया, इसका एक जवाब है। मैं आपसे कहूं शर्मिला साहब फलां दुकान से लिया, इतने का लिया, ये इसकी रसीद गया, अकाउंट से मेरे पैसे गए, तो मैं वही अर्ज करूं, इसका जो मैंने अभी सवाल पूछा था, इसका कोई जवाब कोई है, या आप कह रही हैं कि वक्त आने पे देंगे? वो वक्त कब आएगा? अब नहीं तो कब नहीं? वो जवाब आप मुझसे मांग रहे हैं। मैं वजीर खजाना थी, जो वजीर खजाना थे, जब उनसे सवाल पूछा जाएगा, वो पीपल्स पार्टी की इतनी अहम रुकन है, शर्मिला फारूकी को नहीं पता होगा इतने अहम मामलात का? कैसे पॉसिबल है कि ना पता हो? मैं वजारत खजाना नहीं चलाती थी मेरे भाई, और जो वजारत खजाना चलाते थे, जो आज वजीर आला सिंध हैं, वो बिल्कुल जवाब देंगे, क्योंकि बात हर चीज का जवाब है। मैंने आपसे कहा पीपल्स पार्टी के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी जो फॉरेन फंडिंग केस में फारूक हबीब साहब ने जो अब एक दरखास्त लगाई थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, क्या हुआ? मुंह काला करवा के आ गए ना। वहां जब इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि फॉरेन फंडिंग का आपने जो इल्जाम लगाया है वो आप बताएं, आपके पास क्या सबूत है? तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो जो PPLLC एक कंपनी थी, वो पॉलिथीन की कंपनी थी अमेरिका में, जिसके ऊपर वो कह रहे थे ये पीपल्स पार्टी की कंपनी अमेरिका के अंदर। जितने भी अकाउंट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे हमने सर्टिफिकेट दे दिए। हम वो वाहिद जमात है जिसके बाद एक भी रुपया फॉरेन फंडिंग से नहीं आया। हम सारे के सारे जवाब इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करके 18 तारीख को आ गए। ये अपना झूठ, अपनी नाअहली, अपनी करप्शन, अपनी गैर कानूनी फंडिंग छुपाने के लिए इन्होंने कहा कि और डिलिंग 7 साल से तो मुकदमा लटका रहे हैं, इधर से उधर 80 एडजमेंट्स ले रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब क्योंकि धरना देने आ रहे हैं इनके ऊपर लगा दो, और मुंह काला करवा लिया फारूक हबीब साहब ने। वहां जाके कहा कि जी मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास कोई छुपाने के लिए कोई चीज ही नहीं। हमारे सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। ये इसी तरीके से मुराद अली शाह हर चीज का जवाब देंगे आपको, जो भी पूछे, नैब पूछे, 10 बार पूछे, 100 बार पूछे, दफ्तर में बुला के पूछे, अदालत में पूछे, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। हम एडजमेंट्स नहीं मांगेंगे, फिक्र ना करें आप। जवाब जो चाहिए है, जो कि सेटिस्फैक्टरी जवाब होगा, वो नहीं मिल रहा, सिवाय इससे कि ये इंतकामी कार्रवाई है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एक वक्फा लेते हैं। लाहौर में लैंड ग्रैबर्स यानी कब्जा माफिया के खिलाफ एक कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन क्या ये वही कार्रवाई है जो आज से पहले होती आई है जिसका कोई हासिल नहीं मिला?
एक वक्फे के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, लाहौर बदल रहा है, शहर का मंजर बदल रहा है। एक जानिब कूड़े और गंदगी के ढेर बढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब बदअमनी भी बढ़ रही है। भत्ताखोरी और कब्जा ग्रुप अपने पर फैलाने जा रहे हैं। कत्ल और डकैती के वाकयात में इजाफा हो रहा है। लाहौर में इंकशाफ हुआ है कि शहर में इस वक्त सैकड़ों जुराइम पेशा दंदनाते फिर रहे हैं। खुफिया इदारों की मदद से तैयार की गई 238 बदमाशों की कब्जा माफिया और भत्ताखोरों की फहरिस्त पुलिस के हवाले कर दी गई है। इस लिस्ट में शहर में सरगर्म कब्जा माफिया और भत्ताखोरों की अलहदा तफसीलात शामिल की गई हैं, जिसमें से कई कब्जा माफिया का ताल्लुक सियासी जमातों से भी है। रिपोर्ट के मुताबिक कैंट डिवीजन 83 कब्जा ग्रुपों और बदमाशों के साथ पहले नंबर पर है और सिटी डिवीजन कब्जा माफिया के 36 अफराद के साथ दूसरे नंबर पर। सदर डिवीजन 22, इकबाल टाउन डिवीजन 20, मॉडल टाउन डिवीजन 13, जबकि सिविल लाइन डिवीजन में 10 कब्जा ग्रुपों के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा भत्ताखोर गैंग्स भी काम कर रहे हैं। इसमें भी कैंट डिवीजन 17 भत्ताखोरों के साथ पहले नंबर पर है और नाज़रीन सिटी डिवीजन 9 भत्ताखोरों के साथ दूसरे। मॉडल टाउन डिवीजन में 3, सोना लाइन सिविल लाइन में भी 3 है और सदर डिवीजन में 2 भत्ताखोरों के नाम सामने आए। जुराइम पेशा अफराद की इस फहरिस्त में हैरान कुन हकायक भी सामने आए हैं। नाज़रीन, कई अफराद के नाम पर मुकदमात की लंबी कतार है। बास तो ऐसे आदि मुजरिम हैं जिन पर 2-2 दर्जन मुकदमात भी दर्ज हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, अमीर बालाज, टीपू हसन पहलवान लाहौर के बासर तरीन कब्जा ग्रुप और बदमाश हैं। बिल्ला पठान और दाऊद शाह नामी अफराद पर तो 30 मुकदमात दर्ज हैं। जमशेद उर्फ शेरी ने भी थाना टिब्बी सिटी के इलाके में जुराइम का बाजार गर्म कर रखा है और इस पर भी कब्जा, भत्था और मनशियात फरोशी के 23 मुकदमात दर्ज हैं। बाबर उर्फ गोगा नामी मुलजिम पर 13 मुकदमात, दिलावेज उर्फ भोली पर 11, शाहजहां गिलानी पर प्लॉटों पर कब्जे के 14, शाहिद नसीर जट पर 7, लाला शहबाज ग्रुप पर भत्ताखोरी के 23, इमरान उर्फ मलिक नामी पर बदमाशी और भत्ताखोरी के 8 मुकदमात दर्ज। वसीम मीर उर्फ टपना पर भी भत्ताखोरी के 24 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि यूनुस खान उर्फ जूना पठान मनशियात फरोशी और भत्ताखोरी के 36 मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। नाज़रीन, आबिद महमूद उर्फ शादा पर भी प्लाटों पर कब्जे, मनशियात फरोशी और जुए के 39 मुकदमात दर्ज हैं। एहसान मालू नामी मुलजिम पर 18 मुकदमा, जबकि मलिक मंशा उर्फ मंशा बम पर प्लाटों पर कब्जे और बदमाशी के 61 मुकदमात दर्ज हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे मौजूद हैं मुशीर तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। डॉक्टर साहब, एक लंबी लिस्ट है, मैं शायद पूरी पढ़ भी ना पाता, लेकिन जितने नाम मैंने गिनवाए हैं इन पे 2-3 नहीं बल्कि दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। सवाल आपसे मेरा यह है कि ये 50-60 मुकदमात दर्ज करने वाले, इन पे दर्ज होने वाले लोग, इससे साबित होता है कि ये आज से पहले भी यूं ही इन पे मुकदमात दर्ज हुए होंगे, यूं ही गिरफ्तार हुए होंगे और यूं ही छूट गए होंगे। इसका मतलब यह है कि यहां पर सिर्फ विल नहीं चाहिए, रिफॉर्म चाहिए, इदारे में रिफॉर्म चाहिए, प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग चाहिए, अदालती कार्रवाई में पुलिस का किरदार अच्छा होना चाहिए, सबूत इकट्ठे करने का किरदार अच्छा होना चाहिए, जो नहीं होता। जो आज से पहले छूटते आए डॉक्टर साहिबा, वो अब भी छूट जाएंगे। तो अब की बार क्या मुख्तलिफ करने जा रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, सबसे पहले तो ये जितनी मुतला हकीकतें आपने बयान की, मैं उससे एग्री करती हूँ कि ये एक हमारा गला सड़ा जो निज़ाम है पुलिस का, स्पेशली जिसके अंदर हमारा जो थाने थे, हमारा जो कचहरियाँ थी, वो अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज रही और थाने जो है स्पेशली वो सियासी जमातों के विंग के तौर पे काम करते रहे। ये पहली दफ़ा हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पंजाब पुलिस को हमने डीपोलिटिसाइज किया और थानों को मेरिट पे आवाम को रिलीफ देने के लिए अहकामात जारी किए और वज़ीर आज़म ने ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई। जहाँ पे आवाम का रिलीफ आएगा, आवाम की मुश्किलात आएंगी, मसाइल आएंगे, वहाँ पे थाने का जो कल्चर है वो बदला जाएगा और वो रवायती हटदर्मी और पुलिस गर्दी की बजाय सर्विस डिलीवरी को फोकियत दी जाएगी। अब आपने कहा कि किस तरह से हम वो चैलेंज जो है जिसका आपने जिक्र किया, वो पहले जैसा रिज़ल्ट उसका नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कमिटमेंट।
दूसरी बात है आपकी उसके साथ जुड़े अमली इक़दाम। कमिटमेंट हमारी ये है कि इन तमाम अनासर के ख़िलाफ़ जिन्होंने आवाम का चैन छीन लिया, सुख छीन लिया, वसाइल छीन लिए, जायदादें छीन ली। डॉक्टर साहब और दीजिएगा, मैं अर्ज़ कर दूं यहाँ पर कमिटमेंट को आपने अमली जामा में तो पहनाना है ना, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है इदारा जाती रिफॉर्म। मुझे आप बता दें पंजाब पुलिस में कोई एक रिफॉर्म बता दें पिछले 2-2.5 साल में आपने किया हो। मुझे आप ये बता दें कि प्रोसिक्यूशन को बेहतर करने के लिए आपने कुछ किया हो। ये इतना आसान है भी नहीं है, लेकिन इतना गैर संजीदा भी नहीं जितना इसको पंजाब गवर्नमेंट ले रही है। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बताइएगा किस तरह से एक ताकतवर कब्जा ग्रुप एक किसी भी मुद्दई को डरा देता है, वो पीछे हट जाता है। 60 मुकदमात हैं एक इंसान पे। क्या ऐसा अच्छा ना होता कि अगले मुकदमात 5 से ज्यादा मुकदमात के बाद जो है वो सरकार मुद्दईयत में अपने मुकदमा दर्ज करवाती ताकि ये मजबूत लोग निकल ना पाते, लेकिन ये नहीं हुआ, ये रिफॉर्म्स नहीं हुए। उसके अंदर हमने थानों के अंदर जो रिफॉर्म्स की उनको ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया। आईजी ऑफिस में बैठा अब एक फोकल पर्सन 36 अजला के अंदर जितने थाने हैं उनकी कारकर्दगी को और कार्रवाइयों को यहाँ लाहौर में बैठ के कैमरे की आंख से मॉनिटर कर रहा है। दूसरा जो हमारा स्पेशल पुलिस स्टेशंस का कॉन्सेप्ट है उसके तहत जो है वो ये तमाम जो चैलेंजेस आपने जिनकी निशानदेही की कि किस तरह से उसको जहाँ कहीं प्रेशर लेके मदई भाग जाता है वहाँ रियासत ओनरशिप कैसे ले सकती है। पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से जो रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट्स की, जो हमारा जुडिशल सिस्टम के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर हमने रिफॉर्म्स लेके आए, जो हम अल्टीमेटली ये पुलिस एक्ट के अंदर जुवेनाइल क्राइम और आपका सेक्सुअल हरासमेंट और चाइल्ड अब्यूज़ और ये सारी वो चीज़ें थी जो रिकॉर्ड कानून साजी 2.5 सालों में ऐसे कवानीन इस असेंबली ने पास किए जिसका मकसद आवाम की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना था। उसमें पुलिस रिफॉर्म सर फहरिस्त है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि जब एक 73 साल का सिस्टम है जहाँ पे एक मिसल अहमियत रखती है, जहाँ थाने के अंदर दर्ज होने वाली FIR जो है वो आखिर तक एक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानी जाती है, वहाँ पे अब आपको रवैयों को कैसे बदलना है, अपने उन पुलिस अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ना है, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको किस तरह हमने सवाल है कि कैसे करना है। क्या 2.5 साल बहुत कर दिया आपने सब कुछ करते करते? ये काम आपको आते शुरू करना था। आपके लिए आपका मंशूर था डॉक्टर साहब रिफॉर्म्स, और वो इस महकमे में लाना बहुत जरूरी थे। तो अभी तक अगर आपने ये करना है तो फिर उसका आगाज कब करेंगे, वो मुकम्मल कब होगा? नहीं अली, ऐसा नहीं है। ये एक 73 साल का गला सड़ा सिस्टम है जिसके अंदर से आप पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें आप फिलफॉर जो है आप एक अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स और स्ट्रेटजीज प्लान करके उसको प्रॉपर रोड मैप और एक हिकमत अमली में बदल के ज़मीनी हकाइक से मैच करते हुए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये पहले दिन से कमिटमेंट और रिजॉल्व प्राइम मिनिस्टर की थी। उस्मान बुज़दार साहब ने इस पे बहुत काम किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो इसके रास्ते की रुकावटें थी, जो पुलिस का माइंड सेट है, जो पुलिस का एक रवायती ट्रेनिंग का अमल है और जो एक खौफ और दहशत का निशान पुलिस को बनाया गया है, उससे निकल के उसको एक फ्रेंडली, रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल, एक ऐसा रेस्क्यू और रिलीफ के साथ जुड़ा अमली किरदार बनाने में हम मसरूफ़ अमल हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत माजरत, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।